श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने कुछ विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि हमें तलाश रहती है उन लोगों की जो अपने अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं, और ये महारत किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, किसी भी बात को लेकर हो सकती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारे बीच एक यंग दिल्ली पुलिस ऑफिसर जो कि एसएचओ की पोस्ट पर इस समय काम कर रहे हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस विभाग से लोग इस तरह के कार्यक्रमों में आने से थोड़ा घबराते हैं, या उनके पास समय की कमी होती है कि वो आके अपनी बात इस तरह से आम जनता में नहीं रखना चाहते। लेकिन मुझे निजी तौर पर ये प्रसन्नता है कि हमारे इस यंग पुलिस ऑफिसर ने हमें स्वयं ये संदेश भेजा और अपनी स्वीकृति दी कि वो आके हमारे पास अपने विभाग के, अपने जीवन के कुछ उद्देश्यों के बारे में आज हमसे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी साथी अपनी अपनी इंट्रोडक्शन स्वयं दें और फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। जी, पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दें और बातचीत की शुरुआत करें। नमस्कार सभी लोगों को। मैं इंस्पेक्टर प्रभांशु कुमार, फिलहाल मैं एसएचओ शास्त्री पार्क मेट्रो के तौर पर तैनात हूँ और मैं पिछले 20 वर्षों से दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा देता आ रहा हूँ। इस पेशे के अतिरिक्त मैं कवि भी हूँ। मैंने दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस का सॉन्ग भी लिखा हुआ है। पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े सॉन्ग भी लिखे हुए हैं। उसके अलावा मैंने कई फिल्मों के लिए गज़लें भी लिखी हुई हैं। वेरी गुड। और शौकिया तौर पे लेखन से जुड़ी हर एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व होता रहता हूँ। वेरी गुड। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं सुलेखा अग्रवाल और प्रस्तुति कला मंच की संस्थापिका, अपराध रहित भारत की एक मुहिम में कार्य कर रही हूँ और हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम इसे लगातार अपने बच्चों तक और अपने दुनिया में हर उस व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचाए जहाँ जड़ से हम इस अपराध को ख़त्म कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जहन में कहीं ना कहीं कुछ रंजिश, कुछ ऐसी हो जाती हैं जिससे हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। और मैंने स्पेशली प्रभांशु जी से एक गुजारिश की कि वो इस कार्यक्रम में आए, तो उन्होंने हमें स्वीकृति दी। मैं तहे दिल से प्रभांशु जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ ही मैं मुकेश गंभीर जी का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए वो हमें स्वीकृति देते हैं, हमें एक स्थान देते हैं। और साथ ही मैं परवीन वेद जी का धन्यवाद करती हूँ, सुषमा गर्ग जी का धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में वो हमारे साथ हैं। नमस्ते साथियों, मैं सुषमा गर्ग, विद्येश्वरी उड़ान सपनों की मैं संस्थापिका हूँ और एक ध्येय लेके चली हूँ कि मेरे साथ में हर महिला पुरुष जो भी है, जो अपने खुली आँखों से और बंद आँखों से जो उन्होंने सपने देखे हैं, और कुछ उन्होंने सपने देखे हैं और कुछ नहीं देखे हैं, तो उन सपनों को एक उड़ान मिले। तो इसी उड़ान को लेके, इसी ध्येय को लेकर मैं आगे चली हूँ कि सभी महिलाएं स्वस्थ रहें, क्योंकि मैं एक योग शिक्षिका भी हूँ और योग क्लास चलाती हूँ, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती हूँ और मेरा ये ध्येय है कि सभी बच्चे पढ़े, समान शिक्षा का अधिकार सभी को मिले। और आज मैं सुलेखा जी के साथ हूँ, अपराध रहित भारत के लिए हम इनकी मुहिम में इनके साथ हैं और जो ये टॉपिक देती हैं इनके साथ में हम उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो पुनः वापस लौटते हुए प्रभांशु जी, हम
ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को और मुझे भी ये स्पष्ट करें। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपका डेजिग्नेशन बतौर इंस्पेक्टर है, दूसरी तरफ आप हमें बताते हैं कि आप एसएचओ के तौर पर पोस्टेड हैं। कृपया इस अंतर को स्पष्ट करें, और अगर अंतर नहीं है तो भी बताने की बात करें। इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। यस, जितने भी एसएचओ जो होते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। ओके, ये बेशक ट्रैफिक में टीआई के रैंक पे होंगे, राइट, यदि क्राइम ब्रांच में हो तो एज इंस्पेक्टर टीम इंचार्ज होंगे, ओके, बीडीएसओ वहाँ पे भी इंस्पेक्टर टीम इंचार्ज होंगे। ओके। तो इसमें कहीं कोई किसी तरह का फर्क नहीं है। फिर मतलब यू हैव बीन गिवन सम टास्क टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ ए पार्टिकुलर पुलिस स्टेशन, राइट, बट योर रैंक दैट इज इंस्पेक्टर, ओके। बट यू आर लुकिंग आफ्टर द जॉब ऑफ एसएचओ। मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि डेफिनेटली जैसे हम लोग हरियाणा हैं, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे ऊपर दर्जे का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसको एसएसपी के डेजिग्नेशन से बुलाया जाता है। आपके यहाँ क्या डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं? जी, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, ओके, और डिस्ट्रिक्ट में उनको डीसीपी के रैंक पे अपॉइंट किया जाता है। राइट, वो डीसीपी होते हैं, ओके, उनसे ऊपर एडिशनल डीसीपी, ओके, उनसे ऊपर ज्वाइंट सीपी, वो ओके, जोन वाइज होते हैं, ओके, उनसे ऊपर स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ओके, और उनके ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके। तो एक डिवीजन में कितने एसएचओज रहते हैं? ये डिपेंड करता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पुलिस स्टेशन हैं ओके, और कितने सब डिवीजन हैं। ओके, एक सब डिवीजन में 2 पुलिस स्टेशन भी हो सकते हैं, ओके, 3 भी हो सकते हैं, और जो सब डिवीजन के इंचार्ज होते हैं वो एसी पे रैंक होते हैं। ओके। तो this bifurcation is based on geographical area point of view Yeah, or yeah, yeah. population point of view? It consists both of things. It अच्छा। consists population Okay. as well as the crime ratio pertain to a particular area. Okay, okay, If in some locality there are people of different communities, okay, okay, so then in that scenario, for smooth functioning, okay, the area is bifurcated and small police stations comes Okay. into existence. okay, okay. Now, since I also happen to be from Haryana bureaucracy, I just want to understand one thing, that so far in the police department, what is happening, that in the police station, when somebody came along with with their request to lodge FIR, it is being avoided, one reason or the other. What is the position in Delhi? No, it is nothing like that. Okay. In Delhi, if in any such complaint, if someone is alleging something, and if any cognizable offense is found to be made out, then in that scenario, police register FIR. Achha. And if in any complaint, if the complaint made that is dubious, there is some foul play, that is some malafide, that is motivated, then in that scenario, you can keep it pending for a while to Okay. examine the case. So After conducting inquiry, inquiry, और Yeah. टोटली आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया ना, आपके एफआईआर वगैरह भी तो हाँ, कंप्यूटराइज एक्चुअली होते होंगे। व्हाट हैज हैपेंड कि जो भी थेफ्ट के केसेस हैं, जो भी पेटी ऑफेंस से जुड़े केसेस हैं, इवन हाउस बर्गलरी है, पिक पॉकेटिंग है, मोटर व्हीकल थेफ्ट है, इन सभी केसों में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने मोबाइल पे दिल्ली पुलिस की साइट पे जा करके अपनी एफआईआर लॉन्च कर सकते हाँ, तो दिस इज वंडरफुल। Yeah. मतलब हैं। practically it is happening. Yeah, that- it is happening now. And Okay. even suppose if someone is leveling some allegation of rape that has happened in the area of Bihar or Haryana, and the complaint is here. Okay. So in that scenario, 0 FIR can be lodged there, and through CCTNS, it can be transferred to the concerned police station. Yes, I think the latest amendments which have been made also include this aspect of Yeah. compulsorily lodging 0 FIR Yeah. and then transferring it to Yeah, the either the matter is concerned to you or not, that is not important. But Okay. if someone is victim Okay. and he or she having some genuine issues, then in that scenario, you will have to lodge Okay. 0 FIR. अब तो एरिया भी मैटर नहीं करता, किसी भी एरिया की कंप्लेंट यू कैन लॉन्च एनीवेयर। For dowry cases, there is no area. Hmm. For rape cases, Hmm. if it comes your notice, you will lodge 0 FIR.
and further you can forward to the concern. In dowry cases, in cheating cases, there is no any restriction. Suppose if anything has happened in the area of Karnataka, but the ministry that is located in the area of Delhi, in that scenario, if any complaint is given by the concerned department, which is located in Delhi, the case will be restored here. साइबर क्राइम के लिए latest- डिफरेंट हाँ, है, yes. साइबर क्राइम के लिए इट इज डिफरेंट प्रॉब्लम. No, for cyber crime, there is a cyber section in crime branch. There is cyber in EOW, and in every district there is cyber police station. In cyber police station, so if you are residing in the locality of Northwest district, then in that scenario you will have to go in the cyber police station Northwest district. You can lodge your complaint there. And in cyber, in concern of cyber, there is cases of hacking, phishing, spoofing, morphing. There is data theft, identity theft. Someone is trying to mislead you, or in any such cases where any electronic device has been used, there is some banking fraud. There is some fake ID had been created. In that scenario, you can lodge your complaint before the cyber cell. सर ये जो बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है इसको रोकने के लिए आजकल क्या कदम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस एक्चुअली आपको बहुत ही सजग होकर काम चलना पड़ेगा. हम जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ फोकस करेंगे, पूरी संभावना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो मिसक्रेंट्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो हमारे पैसे को इजीली प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. जैसे मान लीजिए हमने एटीएम में जाके पैसे का ट्रांजेक्शन किया, आप जैसे अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, तो कार्ड को इंसर्ट करने के बाद में वो उसके कीपैड को ना डिसफंक्शन कर देते हैं. किसी माचिस की तीली को फंसा करके किसी चीज़ को आपने उस पर इंसर्ट करी, वो डिसफंक्शन हो गया. उसके बाद आपने यू अटेम्प्टेड 2 or 3 times, देयर आफ्टर यू टर्न फ्रॉम देयर. पीछे जो बंदा बैठा था उसने देख लिया आपको कि मतलब आप ये पिन है बार बार प्रेस कर रहे हैं. उसने वहाँ से माचिस की तीली निकाली, चाहे वो की जो डिसफंक्शन किया हुआ था उसको नॉर्मल किया, उसने वो करी, आपके घर जाते जाते पैसे निकल गए. अच्छा, उसका तरीका क्या सेव करने का? यू शुड कैंसिल दैट एफर्ट जो हाँ. आपने करा है. In that scenario, if you are not able to make transaction, then without wasting any of your time, you should lodge your complaint through customer care that I attempting to make transaction, but transaction has failed. So in that scenario, for a little while, they will block your card. अभी इमीडिएट तभी करनी पड़ेगी वो कंप्लेंट. या हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं ना, सर, हड़बड़ाहट में एक्चुअली होते होता क्या ना, इसमें ये प्रॉपर इनका गैंग होता है. Yes. इस गैंग का काम क्या होता है कि ये कोई दूसरा कार्ड रखेंगे. ठीक है भाई साहब, आपका कार्ड नीचे गिर गया, उतनी ही देर में आपको आपके हाथ में दूसरा कार्ड दे देंगे. जिसका कार्ड आपको दिया गया हो सकता है कि वो भी विक्टिम हो. Right. तो ऐसी चीज़ें होती हैं. There are so many ways. हाँ, देयर आर सो मेनी वेज. और They keep on coining those ways, and then they try to defraud with different people. और आजकल तो क्या है कि फर्जी वेबसाइट बना दिए गए हैं. Yes. एक्सिस बैंक की वेबसाइट है, डोमिनोज की वेबसाइट है. आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, you couldn't check that the website is genuine or not, but you made transaction. You are waiting for that someone will come and deliver you pizza. वो पिज़्ज़ा आपके पास आई नहीं क्योंकि वेबसाइट आपकी फर्जी थी, वो पैसा कहीं और चला गया. ऐसे मान लीजिए एक्सिस बैंक है, इसकी किसी ने फर्जी वेबसाइट बना दी. अब मैं बार बार उसमें अपनी डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, तो दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट माई डेटा. थ्रू दैट मोड ना दे आर कलेक्टिंग डेटा ऑफ सो मेनी इंडिविजुअल्स. आजकल तो एक लेटेस्ट आने लग गया कि ये आपका पार्सल जो है वापस आ गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से. many ways. हाँ, so many हाँ, ways. that is Nigerian scam. अच्छा, That is nice scam. Actually, so many times ना आपको प्रलोभन दिया जाएगा मेल के थ्रू कि आपको जो है इतने की लॉटरी निकली है. ठीक है, आपको इतना $3.4 मिलियन ये चीज़ें हैं, और ये पैसा आपको लेने के लिए आपको ये प्रोसेसिंग चार्जेस या कुछ भी चीज़ें हैं या आपको 25,000 रुपये डालना हाँ है. ये चीज़ें करनी है. हाँ, ठीक है, लेकिन जेन्युइन में कुछ होता नहीं. और दूसरी चीज़ें हैं कि आजकल फर्जीवाड़े के कई तरीके हैं. कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोगों के साथ मिलके ऑर्गेनाइज रूप में किसी को ल्योर करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि भाई वी आर प्रोवाइडिंग यू चीप लोन, वी आर सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड वी आर गिविंग यू सच ऑफर्स, वी आर गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स. तो उसमें बहुत सारे लोगों से प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पे, या किसी को बाहर जाना है वीज़ा के नाम पे, कोई आपकी अप्लाई करने पे ये चीज़ें होंगी, वी विल कंप्लीट एंटायर प्रोसेस एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू गिव सच एन अमाउंट.
केबीसी की बट तरफ वो से कुछ कॉल हुआ आते हैं कि आपको हाँ, 50 ये लाख केबीसी रुपए के तो मिलेंगे। जो कॉल आते हैं, ये कॉल भी जो होते मेरे हैं, पास ये आया था। इसमें होता क्या है कि जो ज़्यादातर जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर स्पूफिंग का तरीका होता है, वो नंबर कहीं और का होगा। जब आप उसको चेक करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा अफ्रीका का, तो उसमें आईपी एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया। अच्छा सर, मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहती थी कि आज हमारा देश में अधिकतर हमारे बच्चों में कई तरह के अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संभव से संभव प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की नेगेटिव को हम निकाल सकें, पर कोई ना कोई कारण है जो आप क्या बता सकते हैं कि क्या कारण है अपने बच्चों से इस तरह सबसे के बड़ी वजह प्रयास क्या है कर कि खाली दिमाग शैतान का। जिस बच्चे का फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ होगा, जी उसका किसी गलत एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। दिल्ली में जितने केसेज होते हैं 363 आईपीसी के लड़कियां भाग जाती हैं, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लड़कियां उन परिवेश की होती हैं जिनका पढ़ाई से पीछा छूट गया। 7th पास करने के बाद, 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई में जी सा नहीं लगा, लेकिन कोई भी शख्स उसको पता है कि इन माई लाइफ आई हैव टू अचीव दिस टारगेट एंड ही इज़ वेरी मच फोकस टुवर्ड्स दैट टारगेट, देन इन दैट सिनेरियो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उस पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी चीज़ों की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाए। यदि किसी ने आईआईटी की तैयारी करनी है, किसी ने फर्दर यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उसके जहन में सिर्फ आईआईटी है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये चीज़ें तब होती हैं जब अपने टारगेट से डाइवर्ट होते हैं। जी जो दिल्ली में सुधार गृह बनाया गया है उसका फायदा नहीं हो रहा मेरे ख्याल तो। इस सुधार गृह का फायदा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि वहाँ सुधार से गृह के बच्चे अंदर भागते नजर आते हैं। सुधार गृह के अंदर जितने बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों का जमावड़ा वैसे ही बच्चे का होता है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, जी जी जो नए एज के लड़के होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑफेंस कमिट किया हुआ है, बिल्कुल। वो सारे बच्चे एक जगह होते हैं। हम्म, तो उस संगत का भी प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है। हम्म, दूसरी चीज़ क्या है कि जिस बच्चे ने एक बार ऑफेंस कमिट कर लिया एंड एट अ राइट स्टेज वी आर नॉट एबल टू मोल्ड देम, देन इन दैट सिनेरियो टू गेट इजी एंड क्विक मनी ही विल अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन। तो जब आप सुधार गृह में भेजते हैं तो कैटेगराइज करते हैं क्या कि इनको भेजना है वहाँ, या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या हाँ, बाद का है? इनको कैटेगराइज किया जाता है। अच्छा। कई बार इन पे पेनाल्टी उस तरह की इम्पोज की जा सकती है कि की जाती है कि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उसमें श्रेणी में आ सके। हम्म, अब जो नई बीएनएस और बीएनएस सिस्टम भी आया है, इसी में जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होंगे इनके लिए जो पनिशमेंट होगी वो आपको कुछ ना कुछ सर्व करना है, कहीं गमले लगाने हैं, कहीं कुछ करना है। जो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, कहीं किसी मंदिर गाय के माली की सफाई करनी है, तो इसका प्रोविज़न रखा गया है बीएनएस में कि जो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं बीएनएसएस में, कि उनको थोड़ा सा कंसीडर करके कि ये कम से कम क्राइम की तरफ ना ज़्यादा जाए। डाइवर्ट नहीं हो और इनको एक सुधार का मौका मिले, तो इसलिए इनके लिए कम्युनिटी पनिशमेंट वाली बातें आई। तो कुछ सक्सेस मिल रही है इसमें? अब ये शुरुआत हुई है, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ है। अच्छा। अभी जो एक इतनी बड़ा इंसिडेंट हुआ था, कार से मर्डर का हुआ बच्चे को, उसको कितनी छोटी सी सजा दी थी। हम्म, सर, मैं एक कहना चाहती हूँ, जो आज हमारे स्थिति है समाज की, उसका मुख्य कारण कई हमारे संस्कार छूटते जा रहे हैं। ऐसा मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी वजह है जो हम पेरेंट्स भी और बाकी लोग भी हम नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि संस्कार बचपन से शुरुआत हो जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को, उनकी मानसिकता है वो संस्कारों से भरते जाएंगे तो वो हर काम करने में सोचेंगे, जो छूटते जा रहे हैं। देखिए, संस्कार का अपना महत्व है, लेकिन संस्कार ही सब कुछ है ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में हम सारे अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। हम सभी अपने आप को, जो वैश्वीकरण का दौर है, हम ये तुलना करते हैं कि जो यूएस की आवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, दूसरे कंट्री की जो पब्लिक है, हम उस हिसाब से सिविलाइज बन पाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कानून का ढीलमुल रवैया, कई बार होता है कि आबादी इतनी बेतहाशा होती है कि आप प्रॉपर किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यही इंडियंस जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनसे कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पनिशमेंट ऐसी जोरदार है। आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे दूध में कोई पानी नहीं मिला सकता। उनको पता है कि ये मर्डर के पनिशमेंट से भी ज़्यादा है। तो कई बार इन चीज़ों का बड़ा दूर तक असर होता है। यदि आपकी आबादी कंट्रोल में होगी तो आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ यदि आप चाहें किसी का यदि मर्डर करते हैं, अपने आप को वेशभूषा बदल ले, वो शक्लो शोध बदल ले, वो तो उसको ढूंढना ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। एंड इवन पुलिस पीपल, दे डोंट हैव एनी मैजिक स्टिक। जी
हम बड़ा प्राउडली कहते हैं हमारा 14 साल का बच्चा आजकल गाड़ी चला लेता है, और वो जो एक्सीडेंट करता है और जिसमें झंझट में पड़ता है, उसके हम नतीजे नहीं जानते क्या हो रहे हैं। वही जो मैं भी पोस्ट था हाँ, तो हाँ। दिक्कत क्या है कि हम बच्चों को चाहते हैं कि एडवांस बनाएं। हम चाहते हैं कि बच्चों को हम सारी सुविधाएं दें। हम बच्चों को दुनियादारी सिखाने से परहेज करते हैं। हम बच्चों का बर्डन सारा खुद लेना चाहते हैं और सुविधाएं सारा उनको देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जिस बच्चे ने अपने मदर फादर का सेक्रीफाइस देखा हुआ है वो जीवन में कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने, यदि उसका जन्म किसी करोड़पति फैमिली में हुआ, उसको सारी सुविधाएं मिली, तो उसे जहन में ये बात परमानेंट घर किया हुआ है कि ये तो मुझको मेरे बेसिक राइट्स हैं। वो बच्चा अपनी मदर फादर से भी पलट के कहने में कोई गुरेज नहीं करता, साफ कहता भाई ये तो हर मदर फादर का दायित्व है जो तुमने किया, आपने कुछ अलग नहीं किया। लेकिन जिस बच्चे ने आप काफी देर से रुके हो। लेकिन जिस बच्चे ने देखा है कि उसे फादर ने बड़े जद्दोजहद के बाद उसे कर्ज लेकर के पढ़ाया है, घर की माली हालत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने सारी चीज़ों की व्यवस्था की। हाँ, समझौता नहीं किया सिर्फ पढ़ाई के लिए, ताकि बच्चे का कैरियर बन सके। अपनी ज़िंदगी को दाव पर रखा, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे रिक्शे वाले हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने अपने खेत बेच दिए, सारी चीज़ें दाव पे लगा दी, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाया और बड़े अच्छी पोजीशन पे पहुंचाया। बच्चा यदि आपका काबिल बन जाता है तो आपकी पिछली पृष्ठभूमि क्या थी, कहीं कुछ भी मायने नहीं रखता। एक बार आप सक्सेस अंदर हो गए तो एवरीथिंग इज ओके। SHO साहब, मैं सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि बाद मुद्दत एक आपके रैंक का पढ़ा लिखा पुलिस ऑफिसर से बात करने का हमें मौका मिला। वन, secondly, I really appreciate your total approach towards crime and towards the situation. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम में जो बातें एम्पिरिकल डाटा के बेस पर आप लोगों के सामने आई हैं, उससे कुछ गाइडलाइंस निकल पाई हैं, और क्या वो गाइडलाइंस आम लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, ताकि कहते हैं ना कि भाई कम से कम जो दूध से एक बार जला है वो छाछ को फूक फूक के पिए। तो उसके बारे में कुछ बात आप करना चाहेंगे? हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी सजगता, आपकी अवेयरनेस, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर गिविंग सम मनी टू एनीवन, if you are paying a single penny without getting delivery of a particular article, you are yourself committing mistakes. और आप देखेंगे कि जितने भी IRDA वाले हैं, इंश्योरेंस सेक्टर वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले हैं, वो बार बार कहते हैं कि बैंक कभी किसी को कॉल नहीं करता, इंश्योरेंस वाले कभी किसी को कॉल नहीं करते। आपको बैंक के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, आपसे आपकी सेक्रेट डेटा को प्रोक्योर करने के लिए someone making call to you, then just try to ignore that. तो जितना हम सजग होकर चलेंगे, जितना इन चीज़ों को नजरअंदाज करेंगे, उसी से हमारा बचाव है। That's right. मैं एक बात इसके बीच में ये जानना चाहता हूँ, आजकल तो बड़े से बड़ा क्राइम जो है वो सेल फोन के बेस पे डिटेक्ट हो जाता है, लोकेशन पता लग जाती है, किसके नाम से है वो पता लग जाता है। इसके बावजूद these cheaters are daring to do such missed calls to different people, and they are going successful in their cheating process. Actually, what happens now? Sometimes someone get involved in direct offense. यदि मैं किसी का चैन तोड़ रहा हूँ, Yes. उसको पता है कि वो CCTV के कवरेज में आ सकता है, हाँ. उसको पता है कि उसको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, Yes. उसको पता है कि उसका दूसरा इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेकिन इफ आई एम सीटेड इन अ क्लोज रूम and I'm making call to 10 people, 15 people, 20 people, in that scenario there is possibility that at least 4 and 5 people may be victim. Trapped. They can be trapped. किसी न किसी झांसे में उनको ले पाऊँ मैं, और उनसे कुछ पैसे में ले पाऊँ। But they speak very lucrative, lucrative offers. Actually, what happens last time Let us not divert from the basic thing which I'm keen to understand, because this thing is really going to matter for our audience. I say, once various detections are being made,
I would not like to quote example that nowadays detective agencies are after some politicians and they are trying to link their transactions with the Hawala things. But I say, after all, these devices are there. Why police department is not able so far to lay hands? I don't say that absolutely they are failure. I give credit to them, but it is not to that an extent that each and every transaction is being caught. Actually, what happens, you know, Hmm. nowadays, not every police person he is technically very weak Yes. and very Yes. sounded. But what happens? Hackers, even those people, criminal people, they are more smart. Yeah. They are trying to go ahead of the actual policing. Yes. They are utilizing their mind. So what happens? Suppose if there is any hacker, no, he try to crack password. If there is some cases of money laundering, if he knows that in this particular account, which is not under scan, and there is more than 600 cr, 800 cr, and that is completely useless there, then they will procure some data pertaining to that account. They will procure mobile number, new mobile number, and in that scenario, though some hackers they try to transfer that money to a parking lot, and from that parking lot where that money is being transferred, you can't get any idea. That's the One more observation on which I want your reaction. Very recently, some of the politicians which were caught, they were asked to share their telephone code numbers. They refused point blank. Now, if they are refusing point blank, so investigating agencies are really feeling much more difficulty to come out with the data which they feel is definitely being Suspicious data. Yeah, yeah. suspicious data. So earlier we never heard this, that any culprit is refusing to give data to the police. Actually, lawmakers will have to think in this regard. Yeah. If there should be some restrict, hard provision of law now, Hmm. and if it will be implemented in that scenario, it's probable that there is nothing to conceal by those people. Yeah. They can't conceal anything. If something that is required for the purpose of investigation, then without any obstruction, without any question, you should provide it to the investigation agency. Yes. During investigation of a particular case now, Ah. if it is required that I will have to collect CDR of this particular number Yes. to analyze that if this man was in contact with A, B, C or not, to make clarification, for that purpose you will have to procure call letter record and other records. So But if anybody can refuse that, because yes, we have two main culprit before us, which are being quoted in TV and other news. So they refused. They said we won't give. Now police is helpless to find out that where the rest of the money has gone. So it's a question of not any privileged person. It is applicable to all those who openly refuse that we are not going to give you our code number. So some efforts are being done for to do that. Ki police should get powers to do that. yeah, actually in important cases, suppose if there is case of money laundering, in Yes. that scenario you will have to link what are the selling companies, how much money was there, and in which small company, other company, public limited company, the money has been transferred to locate for that purpose. You will have to do everything. You will have to get permission from concerned MHA, and then you can procure it. It may take some time. Yeah, but it will take some time. ultimately it will Yeah, but happen. after taking permission, you can do it. पर सर हर जगह नंबर हमसे मांगा जाता है, हमें नंबर देना पड़ता है। Yes. आप कहीं शॉप पे जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इवन कहीं आप एग्जीबिशंस लगती है, वहाँ पर भी आपसे नंबर लिया जा रहा है और आपको पता ही नहीं है आपका नंबर कौन कहाँ किस तरह यूज कर Even रहा है। entering in any
न्यू फैक्ट्री और इंडस्ट्री, जो चौकीदार बैठा होता है वो आपका नाम और फोन नंबर लिखवा लेता है। जी, वो रजिस्टर कितने हाथों में से Yeah. होके जा रहा है हमें नहीं पता, वो नंबर कौन कौन यूज These are the difficult Actually, this is not a problem. Problem is that now we having some wrong intent. If I have procured your mobile number now, I am thinking that सर using जो that mobile आजकल number. एक आधार कार्ड से लिंक हो गया है नंबर के साथ, और वो जैसे ही आपका नंबर जाता है सारी ट्रांजेक्शन का Yeah, उसी में पता चल जाता है। इट्स रॉन्ग। हाँ, तो अब क्या है So, कि आप अपनी जितनी ट्रांजेक्शन है उसको ये प्रूव करें कि मेरी ट्रांजेक्शन में कहीं कुछ खामियां नहीं है, सब कुछ लीगल ट्रांजेक्शन है। मैंने किसी तरह की कोई जो है टैक्स चोरी नहीं करी है, मैंने किसी तरह का कोई जीएसटी देने से इनकार नहीं करा। अब आपको ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा परिवेश में और फिलहाल में सरकार के द्वारा आपके हर बैंक खाते, आपकी हर वो चीज़ें जिसमें कहीं ना कहीं मोटी ट्रांजेक्शन है, वो सारा समझ लेंगे अंडर स्कैन है। इवन आपने जो प्रॉपर्टी भी बनाई होगी, आपके नाम पे क्या चीज़ें हैं, दूसरों के नाम पे क्या चीज़ें हैं, ऑल डेटा इज बीइंग बिल्कुल collected. बिल्कुल Yes. सर। जहाँ सर, उसका एडवांटेज है हाँ वहाँ इंडिविजुअल को उसका डिसएडवांटेज भी है कि ही कैन बी चीटेड यस at यस any एक time तरह से देखा the- जाए तो yes. छोटे दुकानदार है जिन्होंने अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हुए, कोई जीएसटी नहीं भरते हैं, कोई टैक्सेस नहीं भरते हैं, वो कितनी आसानी से बचकर निकल जाते हैं। यस। हाँ सर, मैम, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। एक डिसएडवांटेज सर में आता आपकी है। इस चीज़ में मैं ये भी एक जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है, और अभी आपने क्वेश्चन पहले ये भी कहा कि मैं कविताएं भी लिखता हूँ, और मैं चाहती हूँ, और 2 लाइनें मैं आपके लिए भी बोलना चाहूँगी, दिल्ली पुलिस के बोलना चाहूँगी, और थैंक्स करना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस लगातार लगी रहती है। पर कहीं ना कहीं हमारे मन में जो एक कहीं ना कहीं गलत चीज़ें आ जाती है, जिसके कारण हम अपराध की ओर चले जाते हैं। कि कहते हैं ना कि जीवन की मुश्किल राहों में चलना हमने सीख लिया, वक्त पड़े तो वक्त पर लड़ना हमने सीख लिया, जीवन की मुश्किल राहों में चलते चलते जीता हमने अंबर भी, पर क्या करें वक्त पड़े तो हमने, मगर कैसे हमने इंसान होकर अपने ही अंदर के रावण के आगे झुकना सीख लिया। बहुत अपने बढ़िया। ही अंदर के रावण के आगे हमने झुकना सीख लिया। सर मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज भेजिए कि हम अपने अंदर की जो भी हमारे विचार हैं, छल हैं, कपट हैं, ईर्ष्या है, देश है, आप अपनी कविता के माध्यम से एक हमारी जनता तक पहुँचाएं सर। जरूर। ये मेरी कविता है, प्रेम के गीत गुनगुना लेता हूँ। हर किसी में अच्छाइयाँ हैं, हर किसी में बुराइयाँ हैं। आप में अच्छाइयाँ होंगी, लोग तारीफ भी करेंगे, कई बार आपको पीठ पीछे लोग पूछने वाले मिलेंगे। तो जग से मिली हुई वाहवाहियों में, जग से मिली हुई वाहवाहियों में कुछ कमियां अपनी ढूंढ लेता हूँ। हाँ सुधार की गुंजाइश तो रहती सदा, सुधार की गुंजाइश तो रहती सदा, खुले मंच पे मैं कबूल कर लेता हूँ। क्या बात। कमियां हैं मुझ में, कमियां थोड़ी शर्मिंदा करती हैं मुझे, मैं खुद में एहसास ये कर लेता हूँ। मैं खुदा तो नहीं कि भूल न हो हमसे, हाँ बंद कर आंखें मैं तौबा कर लेता हूँ। मैं रियलाइज कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये खामी रह गई, और कैसे भी आई विल हैव टू यस करेक्ट माई सेल्फ। इम्प्रूव। इंट्रोस्पेक्शन। काम करेंगे तो भूल चूक तो होगी। यदि आप में सीखने की तलब है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक भी होगा, ब्लंडर्स भी होंगे। एक बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करता है, 10 बार गलतियाँ करता है वो। आप बचपन में जब ट्रांसलेशन सीखना शुरू करते हैं तो उस टाइम आप पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार गलतियाँ कर जाते। काम करेंगे तो भूल चूक तो होगी, सीखने की तलब जिंदा रख लेता हूँ। तो आवर लाइफ इज अ phase of learning. We should try to learn things. We are trying to learn things. A day will come when we may be a good learner. Yes. शोर शराबे में किसकी सुने ना सुने, कान मगर फिर भी खड़े कर लेता हूँ। यदि 20 लोग 25 लोग बैठे हैं, किनकी बातें पता नहीं कितनी अच्छी हैं, जो मेरे काम की हों, हाथ मिलाते हमसे लोग नहीं थकते। मैं भी हर एक को तवज्जो देता हूँ। हर व्यक्ति का अपना किरदार है, अपनी शख्सियत है, अपना वजूद है, अपनी अच्छाइयाँ हैं। कौन है यहाँ और कब तक साथ मेरे,
मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, आज ये मौका मिला है मिलने का, फिर पता नहीं कब मिले नहीं मिले, तो रिश्ते हर किसी से मैं जोड़ लेता हूँ। क्या बात। जब रिश्ते जोड़ लूँगा तो मौके मिलने ही मिलने हैं। यस। कोई कुबेर तो कोई आदमी सड़क का। हिंदुस्तान में क्या है ना कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जब ये देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे गांव में किसी को 600 बीघे जमीन मिले, किसी को 1200 बीघे जमीन मिले। कई सारे स्टेट ऐसे हुए जहाँ पे जमीन की चकबंदी नहीं हुई, उसके पास जमीन था ही नहीं, उसकी 5, 6, 10 जनरेशन सिर्फ उसमें बेगारी करती आई, एज ए बंधुआ मजदूर काम करते आए। तो कोई कुबेर तो कोई आदमी सड़क का, खैरियत हर किसी से मैं पूछ लेता हूँ। हम पे लूटने लुटाने वाले भी कम नहीं, हाथ जेब में ही मगर मैं रख लेता हूँ। दिन रात उलझे हैं मिलने मिलाने में। भाई इतनी परेशानियां हैं आपकी, तो आपकी लाइफ की जो रौनक है वो तो गायब सी हो रही है। सुबह से शाम तक काम में लगे हैं आप, सबकी केयर कर रहे हैं, अपने लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। तो दिन रात उलझे हैं मिलने मिलाने में, जश्न शाम महफिल मैं कर लेता हूँ। क्या बात। तो लाइफ एक ही है। यस। एंड लाइफ इज टू एंजॉय, एंड टू एंजॉय एवरी फ्रिक्शन ऑफ लाइफ, एवरी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, इट शुड बी प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, फकत प्रेम के गीत गुनगुना लेता हूँ। बहुत सर बहुत बहुत अच्छा। मैं दिल्ली पुलिस को सलाम करती हूँ और दिल्ली पुलिस और अपने वीरों को सलाम करती हूँ, और आपका धन्यवाद करते हुए आपके लिए 4 लाइनें यही कहूँगी कि वीरों की कुर्बानी का कुछ तो मान करो, कि वीरों की कुर्बानी का कुछ तो मान करो, वीरों की गाथा का कुछ तो गान करो। सरहद पर खड़े ओढ़े बर्फ की चादर, कांटों पर हैं सोते देकर हमको फूलों की चादर। आज हम अपने त्योहार तभी मना पाते हैं जब दिल्ली पुलिस अपने त्योहार छोड़कर हमारे लिए अपनी ड्यूटी देती है। तो मैं कहती हूँ कि मोह छोड़कर सबका बांधा सिर पर कफन, दिल में माँ भारती करने चले लहू अपना समर्पण। मेरे दिल का कतरा कतरा तुमको करता नमन, माँ भारती के पुत्रों तुमको शत शत नमन। माँ भारती के पुत्रों तुमको शत शत नमन। मैं आपके हर शब्दों के लिए SHO आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी कविता सुनकर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, और देखिए कि सारी बातों का निचोड़ आपको मिलता है कि नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि छोड़ बाहर को और मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। बहुत बढ़िया। अगेन मैं ये कहता हूँ कि आई फील लाइक गिविंग यू 100 compliments for your intellectual integrity, for your devotion towards your profession and your awareness. Really delighted that you are here. लेकिन मैं अभी आपसे वो बात करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझसे कहा गया था कि आप जिस विषय को लेकर बात करना चाहते हैं कि किस तरह से अपराध मुक्त भारत के और आप लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 5-7 मिनट उसकी भी बात होनी ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ सच ए मैसेज एंड टॉपिक जिस पर हर आदमी को साइलेंटली भीतर ही भीतर कम से कम अवेयर तो होना ही चाहिए, और जहाँ पॉसिबल है वहाँ कंट्रीब्यूट भी कर सके। यस एक्चुअली अपराध रहित भारत एक दीवा स्वप्न जैसा है। यस आप यदि ये सोचते हैं कि अपराध जो है वो खत्म हो जाएगा, किसी न किसी वे में फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो चलता रहता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जब पीरियड था तो लड़कियां स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करती थी, जिनको रूपा जीवा कहते थे, उससे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट को हासिल होता था। ऐसे ही जब अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड आया तो उसने बाजार नियंत्रण पॉलिसी लेकर आए थे, क्योंकि उस टाइम में जो है बाज़ारों में हेरा फेरी होती थी, जो सामान बेचने का तरीका था, जो सामान की वैल्यू थी वो कम दी जाती थी। यदि 1 किलो क्वांटिटी है तो 900 ग्राम दिया जाता था। तो वो बाजार नियंत्रण पॉलिसी लेकर आए, वो खुद से जाकर के सारी चीज़ों को चेक किया करते थे। ऐसे जहांगीर के टाइम पे न्याय व्यवस्था आई थी कि भाई किसी को लगे कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, किसी ने कुछ किया तो बाहर घंटा लगाया गया था, आप उस पर वो करें, वो चीज़ आई थी। तो हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें हमारे
जो प्रगति का पाथ है उसमें शुरू से ये चीज़ें जुड़ी रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही कि हम कई चीज़ों पे हमेशा से ही बटे रहे, हमारी विचारधारा बटी रही, तो हम कभी एकजुट नहीं हो पाए कि हम अपराध को ख़त्म करने के लिए क्या सकारात्मक पहल कर पाए। जो मौजूदा हालात है, सबसे पहले आपको कोशिश करनी होगी कि जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है उसको ठीक किया जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराए जाएँ। इंसान लिखाई करके किसी मुकाम तक पहुंचता है, उसको नौकरी नहीं मिल पाए, उसको जीविकोपार्जन के लिए, अपने घर में लोगों का पेट पालने के लिए, दूसरों की केयर करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और किसी वजह से यदि वो नहीं कर पाता है तो किसी न किसी गलत रास्ते को अख्तियार करता है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को देखते हैं, दूसरों के कंपेरेटिवली देखते हैं कि उसने भाई इतनी प्रॉपर्टी बना ली, मैंने कुछ नहीं किया, तो टू गेट इजी एंड क्विक मनी नो दे ट्राई टू टेक द रॉन्ग पाथ। तो इसको ठीक करने के लिए क्या है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है पहले उसमें सुधार की जाए, इस देश की बढ़ती जनसंख्या पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। कई परिवार वैसा है जहाँ पे करोड़ों की संपत्ति है और उनके वारिसान नहीं है। यदि एक बच्चे की 20 साल की उम्र में डेथ हो जाती है तो उसकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चाहे 60 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो व्यर्थ है, वो जीरो। और कई फैमिली ऐसी है जहाँ पे 20 गज के मकान में रह रहे हैं, उनके पास 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई छोटा छोटा काम करके अपने आप को सारा चला रहे हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उनको मिल नहीं पा रहा है, डिस्पैरिटी ज़्यादा है। तो इस डिस्पैरिटी को कहीं ना कहीं आपको कम करना पड़ेगा, रोजगार के अवसर आपको मुहैया कराने पड़ेंगे। और उसके अलावा क्या है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पाए, कानून का लोगों के अंदर खौफ हो कि यदि मैं ये गलत काम में इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरी जो है कन्विक्शन तय है। बहुत जरूरी है कि हर पब्लिक, हर शख्स यदि उसको अपने आंखों के सामने कहीं भी कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो उस बात को वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में नोटिस में लेकर के आए, ताकि उसमें लीगल कार्रवाई हो सके। यदि कोई बच्चा अर्ली एज में उसमें सुधार की गुंजाइश है और हम सुधार कर पाते हैं, चाहे उसकी काउंसलिंग करके करें, चाहे उसको ज़िंदगी की पॉजिटिविटी दिखा कर करें, तो इससे सार्थक पहलू और कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि कोई ऑफेंस करता है, उसके बाद दोबारा करता है, तिबारा करता है, तो ही बिकम एडिक्ट। एक चीज़ मेरे को बैठे बैठे याद आ गई, जो आपने ऑफेंस की नाम लिया, निर्भया कांड हुआ था, तब काफ़ी चर्चा में था कि इन लोगों को अगर फांसी दे दी जाती है तो शायद सुधार होगा, पर हुआ नहीं ऐसा। तो असल क्या है कि फांसी की व्यवस्था तो इस देश में पहले से भी है। पहले भी कितने मर्डर के केस हुए जिसमें फांसी की सजा हुई, क्या मर्डर थम गया? हरगिज़ नहीं। इसके लिए आपको मंथन की आवश्यकता है। मर्डर के केस में भी होता क्या है, मान लीजिए किसी ने क्षणिक तौर पे बिकॉज ऑफ सडन ग्रेवन प्रोवोकेशन, किसी ने कुछ बहसबाजी, गुस्सा आ गया, उसको आपने दो थप्पड़ लगा दिया, उसकी डेथ हो गई, यू आर नॉट ए क्रिमिनल, बट बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकुलर इंसिडेंट यू आर ए मर्डरर। नवजोत सिद्धू एग्जाम्पल है। तो देयर आर सो मेनी केसेस। तो बहुत ज़्यादा सज़ा स्ट्रिक्ट होने से, फांसी की सज़ा होने से, उस केस में तो एक लड़के ने अपने आप ही सुसाइड कर लिया, निर्भया रेप केस में। निर्भया रेप। और निर्भया रेप केस में हर किसी के अपने विचार हैं, अपने तर्क हैं। उस केस को यदि बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रात के 9 बजे का वक्त था। ऐसा ही वक्त नहीं था कि उस टाइम ऑटो की सुविधा नहीं हो, टैक्सी की सुविधा नहीं हो, लेकिन फिर भी जो जोड़ा था उन्होंने वैसी जगह को ऑप्ट किया जो बस है, आइसोलेटेड है, काले शीशे चढ़े हैं, जहाँ जिसे कहीं आगे जाना ही नहीं है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो थोड़ा सा वो ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करना चाहिए। यदि आपने आभास है कि मैं इस गली से गुजरूंगा जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे बूजर्स हैं, तो थोड़ा सा हम अपने आप को ऐसी जगहों को भी छोड़ के चलें। और यदि रोज़मर्रा की लाइफ में वैसी चीज़ आपको दिखती हैं तो आप उसमें पुलिस एक्शन के लिए डिमांड कीजिए। पुलिस का दायित्व है कि ऐसी हर जगहों पे क्राइम की पूरी तरह से अंकुश लगाए। श्रोताओं, अभी आपने दिल्ली पुलिस के एक यंग ऑफिसर के अलग अलग पहलुओं पर विचार सुने। मैं समझता हूँ बहुत अधिक रेवलेशन की गई है क्राइम की दुनिया के बारे में, बहुत कुछ बताया गया है और हम तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए और आकर आपने हमारे सब उन प्रश्नों के उत्तर दिए जो हमारे मन में बहुत एंग्जाइटी
के रूप में स्थापित थे। हम पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।